राजनीति में धर्म आज फिर प्रमुख मुद्दा बन गया है। मगर क्या आज भी धर्म और खासकर हिंदू धर्म का वही मायने है जो प्राचीन काल में था? क्या हमारी धर्म की समझ उसके असली स्वरूप से मेल खाती है? हिंदू दर्शन, विशेषकर वेद और वेदांत पर गहरी पकड़ रखने वाले डॉक्टर करण सिंह से हमने इस विषय पर बातचीत की। जिस हिंदुत्व की आपने कल्पना करी, वो जो मौजूदा हालात में जो हिंदुत्व है, वो आपकी कल्पना से कहीं मेल खाता है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुत्व किसी एक ढांचे में आप बांध नहीं सकते हैं। हमारी परंपरा बड़ी प्राचीन है, हजारों वर्ष से चली आ रही है। और हिंदुत्व में भी बहुमुखी विचारधाराएं हैं। आरंभ से साकार ब्रह्म की उपासना है, निराकार ब्रह्म की उपासना है। साकार में शैव दर्शन है, वैष्णव दर्शन है, शाक्त दर्शन है, अनेक प्रकार के दर्शन है, अनेक मार्ग है। एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, अलग अलग ढंग से लोगों ने उसे ढाला है, सत्य एक है। भारतवर्ष एक हिंदू बाहुल्य देश है, और जो हमारी हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं या सेकुलरिस्ट पार्टी हैं, वो दोनों का जो इम्पैक्ट है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, जो हिंदू फिलॉसफी से गाइड होता है। लेकिन उसके बावजूद पिछले 50 सालों में जो कल्चरल, जिसको हम इरोजन की बात करते हैं, वो हमारी आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, उस पर बहुत ज़्यादा उसका असर दिखाई देता है। देखिए, जहाँ तक कल्चरल इरोजन आप कह रहे हैं, वैसे तो एक युग धर्म है, एक सारा विश्व बदल रहा है। और ये नए जो यंत्र हैं, टेलीविज़न इत्यादि, इससे केवल आप एक देश तक अपनी विचारधारा को सीमित नहीं रख सकते। जो भी बाहर से विचार आते हैं उनको भी सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है। मुझे जो आप प्रश्न कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि वेदांत में बहुत सारे ऐसे विचारधाराएं निहित हैं कि जो उभरती हुई विश्व कल्पना और विश्व समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। और मैं तो समझता हूँ कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें कि इस प्रकार की विचारधारा है जो कि अगली शताब्दी में मानव जाति को चाहिए, यदि उस विचारधारा की सही अभिव्यक्ति की जाए। जैसा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सारा ब्रह्मांड जो है एक ही शक्ति से ओतप्रोत है। जैसा मैंने कहा, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, हर प्राणी में भगवान का निवास है। जब आप हर प्राणी में भगवान का निवास मानते हैं, तब उसमें फिर वर्ण और वर्ग और धर्म के बिना के ऊपर एक दूसरे का विरोध आप नहीं कर सकते। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय इत्यादि। तो बहुत सारे विचार हैं जो बहुत उपयोगी हो सकते हैं मानव जाति के लिए। इसलिए मेरा हिंदू धर्म के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। वर्ल्ड में जैसे क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का जो प्रचलन हुआ, उस प्रचलन के साथ साथ उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी बहुत करी। तमाम संस्थाएं पूरे विश्व में सेटअप की गई, बनाई गई। लेकिन जैसे हिंदुत्व के नाम पर हमने देखा कि हिंदुत्व का फैलाव तो हुआ, लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थाएं नहीं बनी। क्योंकि हमारा संस्था प्रधान धर्म है ही नहीं। ईसाई धर्म में तो पोप हैं, चर्च है, और पोप रोमन कैथलिक्स के लिए पोप का जो आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हैं संस्थाएं भी हैं, मठ हैं, ये चार धाम में चारों शंकराचार्य इत्यादि, वो संस्थाएं हैं अपने स्थान पे। लेकिन हिंदू धर्म में जो एक स्वतंत्रता है व्यक्ति के विचार की, मैं उठ के कह सकता हूँ कि उपनिषद का मैं ये विश्लेषण करता हूँ और ये करना चाहिए। उसको कोई नहीं कह सकता आप कौन होते हैं कहने लिए। लेकिन कई ऐसे धर्म है कि उठ के अपना विश्लेषण कोई दे तो डांटना तो दरकिनार, जीवन ही खतरे में पड़ जाए। इसलिए ऐसी मैं समझता हूँ बड़ी भगवान की कृपा है कि इस प्रकार की संस्थाजनक परिस्थिति हिंदू धर्म में नहीं आई। शिक्षा के बारे में भी आपकी काफ़ी विचारधारा है। शिक्षा, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके हिसाब से, और आपने माना है कि शिक्षा के बगैर शायद विकास होना बड़ा असंभव सा है, लेकिन हमारे देश में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। आपका क्या मत है कि कैसे हम ये शिक्षा के अभाव? पहले तो जो अशिक्षित लोग हैं वो, उनको तो शिक्षा देना बड़ा आवश्यक है। ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि 50 वर्ष से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी तक हम उन्मूलन नहीं कर सके अशिक्षा के। कोई ऐसा कार्यक्रम आपके दिमाग होना चाहिए, तो भारत सरकार को, राज्य सरकारों को करना चाहिए। तो हमारे संविधान में लिखा था कि 10 वर्ष या 15 वर्ष के अंदर हर एक बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए।
कि शिक्षा के साथ ही जनसंख्या का भी सवाल है। हाँ, जनसंख्या का सवाल जुड़ा जनसंख्या के हुआ। सवाल पे आपने बहुत पहले ही जी हाँ, अपने 25 पत्र वर्ष लिखे, पहले हमने, बल्कि और आप ही ने शायद 1976 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी मैंने लेकिन आज तक उस पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं बना। बड़ा 76 में रखी थी। अगर उस नीति के ऊपर चलते तो आज परिस्थिति हमारी बहुत बेहतर होनी थी, लेकिन वो दुर्भाग्य से आप जानते हैं फिर वो इमरजेंसी में वो सारी चीज़ जो है, हालांकि हमारी ओर से कभी किसी प्रकार के दबाव की बात नहीं हुई, मैं पत्र भी लिखता रहा मुख्यमंत्रियों को, सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी परिस्थिति हो गई कि कुछ राज्यों में उसमें जरूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लोगों ने ली और उसके कारण वो सारे का सारा कार्यक्रम जो है वो नकारात्मक दृष्टि हो गई। अब ये कुछ ऐसा लगता है कि जरा कोई नाम लेने को तैयार नहीं, नाम लेने को तैयार, नाम बदल दिया उन्होंने, फैमिली प्लानिंग मंत्रालय का नाम बदल के फैमिली वेलफेयर कर दिया। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि हम लोग उदारीकरण की तरफ भी बहुत बढ़े हैं। जी हाँ। और पहला मेरा आपसे सवाल ये होगा कि क्या आप इस प्रकार के उदारीकरण से सहमत हैं, और दूसरा ये कि जो हमारे कुटीर उद्योग, जो हमारी स्मॉल स्केल मध्यम वर्ग की जो इंडस्ट्रीज थी, उनको हम देख रहे हैं कि कुछ बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा। तो आप नहीं समझते जिस प्रकार का हमारा देश है उसमें इस कुटीर उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देना आवश्यक है? उदारीकरण तो आलोक जी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि विश्व में जिस प्रकार की शक्तियां उभरी हैं और विश्व में जिस प्रकार की एक आर्थिक नीति और आर्थिक परिस्थिति हुई है, हम अपने आप को दीवारों के अंदर बंद करके नहीं रख सकते, न रखने की आवश्यकता है। तो जैसे आपने कहा लघु उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं इत्यादि, इनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। दोनों चीज़ें चल सकती हैं साथ। इतना बड़ा देश है हमारा, 100 करोड़ के करीब हमारी आबादी हुई है, तो हम हर एक क्षेत्र में हमें कार्य करना पड़ेगा। हमें छोटे लघु क्षेत्र में भी करना पड़ेगा और बड़े से बड़े क्षेत्र में भी करना पड़ेगा। एक संतुलित उदारीकरण होना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। डॉक्टर करण सिंह राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक विचारक और दार्शनिक भी हैं। भारत के भविष्य और पड़ोसी मुल्कों से इसके ताल्लुकात के बारे में उनका क्या सोचना है? आपने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हाँ। का सबसे बड़ी मिसाल आज यूरोपियन यूनियन जी हाँ, देखिए। और हमारे यहाँ भी सब कॉन्टिनेंट के विकास के लिए हम पास एक फोरम है जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सार्क के नाम पर या सार्क के प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसी चीजें हो नहीं रही, बहुत हो नहीं रही जो सब कॉन्टिनेंट के विकास, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और शायद मुझे लगता है कि सार्क से ही आप बाकी देशों से मुकाबला भी बेहतर कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी मेरा ये मत है कि यदि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अगर हम मिल के आर्थिक नीति कुछ तय करें। अब जैसे मैंने ये सुना कि भारतवर्ष से जो मसाले हैं वो सिंगापुर जाते हैं और सिंगापुर से वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यानी पाकिस्तान और भारत दोनों खुल रहे हैं लेकिन एक दूसरे से नहीं। तो अगर हम परस्पर सहयोग करें, पर्यटन, तिजारत, ट्रेड इत्यादि का कार्य चले, तो मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे मसले हैं जो हम समझते हैं कि बड़े जटिल हैं और कभी हल नहीं हो सकते, उनका भी हल हो सकता है। आपके दिमाग में ऐसी कौन से मेजर्स हैं, कैसे हम भारत के अपने पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर कर पाएं, उसके लिए भारत को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान के साथ पहले हम तिजारत की बात करें, पर्यटन की बात करें, परस्पर आर्थिक सहयोग की बात करें, आमदोरफ्त की बात करें, लोग वहाँ से आएँ यहाँ से जाएं, तो बहुत सारी जो दीवारें बनी हुई हैं जी, दीवारें केवल भूमि पे नहीं बनती हैं, दीवारें दिमाग में बनती हैं। तो इसलिए वो दीवारें तोड़ना ज़रूरी है। वो शकील साहब का एक शेर है, हर चीज़ नहीं है मरकज़ पर, एक ज़र्रा इधर एक ज़र्रा उधर, जी। नफ़रत से ना देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। आप भारत का भविष्य कैसा देखते हैं? देखिए, भारतवर्ष का भविष्य तो स्वर्णिम होगा, ये तो इसमें दो राय नहीं है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए कभी कभी ये जरूर लगने लगता है कि वो समय कब आएगा। मेरा व्यक्तिगत
ये विश्वास है कि भारतवर्ष ने एक भूमिका निभानी है उभरते हुए विश्व संस्कृति में, क्योंकि हमारी संस्कृति अटूट चली आ रही है हजारों वर्ष से, और हमें कुछ नया जो एक विश्वीकरण हो रहा है चेतना का, उसमें हमें अपना योगदान देना है। वो हम तब देख सकते हैं जब अपने ही देश में पहले हम स्थिर हों और हम अपने आदर्शों को या अपने विचारधारा को यहाँ स्थापित कर सकें। तो चुनौती सबसे बड़ी ये है कि भारतवर्ष को एक ऐसी परिस्थिति लानी चाहिए जिसमें कि वो स्वयं भी सुदृढ़ हो और प्रगतिशील हो और मानव जाति की भी कुछ सेवा कर सके। इसलिए मैं केवल यही कह सकता हूँ कि हाँ, भारतवर्ष का भविष्य स्वर्णिम होगा, लेकिन इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि इस प्रकार का हम ढीला ढाला काम करते रहे और भ्रष्टाचार में डूबते रहे तो योगदान देना तो दरकिनार, देश की एकता ही खतरे में पड़ सकती है।